ज्ञान आईएएस के प्लेटफॉर्म से आप लोगों का स्वागत है। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको आज जो है हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक की विधि का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, उस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। ज्ञान आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से यह जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है स्पेशली जो है सीजीपीएससी प्री और मेंस को टारगेट कर चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो है यूपीएससी, छत्तीसगढ़ एसीएफ और उत्तर प्रदेश और बिहार पीएससी से भी रिलेटेड कक्षाएं जो हैं चलाई जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग ज्ञान आईएएस एकेडमी के चैनल यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा जो है योगेश्वर मिश्रा का यूट्यूब चैनल में भी आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को आप देख सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज्ञान आईएएस एकेडमी जो है सीजीपीएससी मेंस के लिए, सीजीपीएससी प्री के लिए जो है स्पेशल बैचेस जो है स्टार्ट कर रहा है। तो आप लोग जो है ज्ञान आईएएस एकेडमी के जो है सभी क्लासेस को देखने के लिए और उससे पढ़ने के लिए जो है ज्ञान आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस के संदर्भ में जो भी इंक्वायरी है, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछना है, आप व्हाट्सएप नंबर और कॉल करके जो है और व्हाट्सएप के माध्यम से जो है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आज कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपना ध्यान जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के ऊपर। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है बार बार स्टूडेंट जो है मैसेज के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे बार बार ये डाले हैं, सर आप इस विषय पर जो है आप क्लास लीजिएगा। तो उन्हीं के डिमांड के अनुसार से जो है मैं आप लोग क्लास आज बना कर लाया हूँ, वो है संसद द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया। क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो उस क्लास को हम आज कर रहे हैं। देखिएगा, विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है संसद का क्या है, महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, और क्लियर चीज है ये। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधि के शासन की संकल्पना जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, भारत कैसा एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधि के शासन की संकल्पना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि विधि का शासन जो है वह संविधान का क्या है, आधारभूत लक्षण है। किसका शासन? विधि का जो शासन है वह क्या है, संविधान का आधारभूत लक्षण है। ठीक है, और प्रशासन के अंतर्गत विधि मौलिक होता है, और क्योंकि विधि ही सरकार के विभिन्न अंगों को अपने शक्तियों के प्रयोग के लिए क्या करता है, अधिकृत करता है। ठीक है, उसे नियंत्रित भी करता है। और आपको मालूम ही है स्टूडेंट्स कि भारतीय संविधान क्या लिखित है, और संविधान के उपबंधों के तहत जो है विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वह किसके द्वारा होती संपन्न होती है, संसद के द्वारा होती है। ठीक है, और संसद क्या है, संसद जो है भारतीय जनता का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह ऐसी विधि का निर्माण करे जो जनता के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, तथा उस विधि में जन सामान्य की आशाएं और इच्छाएं प्रतिबंधित हो। क्लियर चीज है ये। तो हमारा कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है। जनता का प्रतिनिधि ही क्या करते हैं, देश का शासन चलाते हैं। अतः जनता की इच्छा के अनुरूप क्या करे, उनका काम क्या है, विधि का निर्माण करना है। ठीक है, तो भारत में जो देखेंगे विधि की निर्माण की प्रक्रिया को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं कि विधि का निर्माण की प्रक्रिया जो है हमारे कहाँ संपन्न होती है, पार्लियामेंट के द्वारा होती है। कहाँ की होती है, पार्लियामेंट के द्वारा या संसद के माध्यम से संपन्न होती है। ठीक है, संसद किसे मिलकर बना होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो है क्या होता है, पार्लियामेंट का गठन होता है। ठीक है, तो देखिएगा किसी भी संसद को कानून बनाने का अधिकार, हमारे यहाँ संविधान ने कानून बनाने का अधिकार हमको पार्लियामेंट को दिया है। ठीक है, तो कानून बनाने की सिंपल प्रक्रिया होती है। तो कानून बनाने के लिए क्या होता है कि बिल लाया जाता है। ठीक है, तो एक सिंपल समझो, उसके पहले हम लोग और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिल जो लाने की प्रक्रिया है वह राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा
किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, तो बिल कौन लाएगा? तो बिल कौन लाएगा? जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, चाहे वह सांसद हो, चाहे वो सरकार के द्वारा लाया गया हो। ठीक है, सरकार के द्वारा बिल लाया जाता है तो उसे गवर्नमेंट बिल कहते हैं। अगर सामान्य सांसद के द्वारा बिल लाया जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं? प्राइवेट बिल कहते हैं। ठीक है, तो बिल किसी के द्वारा लाया जा सकता है और किसी भी हाउस के द्वारा या हाउस के जो सदस्य हैं उनके द्वारा लाया जा सकता है, सरकार के द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? बिल को स्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल में हम समझ रहे हैं, जैसे सपोज कोई बिल जो है लाया गया, कहाँ लाया गया? राज्य लोकसभा में लाया गया। लोकसभा में बिल को लाया जाता है, उस पर डिस्कस होता है, फिर क्या किया जाता है? उस पर वोटिंग की प्रक्रिया होती है। ठीक है, वोटिंग की प्रक्रिया के बाद क्या हो जाता है? क्लियर है? वो वोटिंग प्रक्रिया के बाद अगर बिल यहाँ से पास हो जाता है, पास जो होता है वह 3 तरीके से हो सकता है। सिंपल मेजोरिटी से होता है, जिस विषय का बिल होगा उस प्रक्रिया के माध्यम से क्या होगा? वह पास होगा। अगर सिंपल मेजोरिटी का विषय है तो सिंपल मेजोरिटी से पास माना जाएगा। अगर विशेष बहुमत का बिल है तो 2/3 मेजोरिटी का है तो 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। 2/3 मेजोरिटी का है तो 2/3 मेजोरिटी से हो रहा है। अगर 2/3 मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन उस पर चाहिए बिल पर, उस बिल से उस रीति से पास होगा। ठीक है, तो लेकिन कोई भी बिल अगर स्टेब्लिश किया जाता है, एक हाउस से पास होने के बाद वह बिल जो है दूसरे हाउस में जाता है। कोई भी हो सकता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में सदनों में से कोई भी बिल को क्या कर सकता है? स्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, फिर यहाँ उस बिल को रखा जाएगा, यहाँ पर भी उस बिल पर वोटिंग होता है। अगर पास कर दिया जाता है फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमति दे देता है तो क्या बन जाता है? वह कानून बन जाता है। ठीक है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, क्या होता है? कानून बनने का होता है। क्लियर है चीजें ये? उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखेंगे कि प्रत्येक विधि अस्तित्व में आने से पहले वह विधेयक के रूप में होता है। किस रूप में हो रहा है? वह विधेयक के रूप में होता है। और विधेयक जो है वह एक विधायी प्रस्ताव का क्या होता है? मसौदा होता है। ठीक है, और विधायी प्रस्ताव सदन में पेश किया जाता है और सदन में उस पर चर्चा होती है, वाद विवाद होता है। इसके उपरांत सदन उसको अनुमोदित कर मतलब वहां से पास किया जाता है। ठीक है, और संसद में यह काम जो है कई प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। क्लियर चीज है ये? तो संसद में विधेयक को पेश करने से लेकर उसके अनुमोदन तक वह कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वाचन कहते हैं। एक एक चीज, टेक्निकल चीज को हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, विधेयक किसी भी सदन में सरकार के द्वारा या किसी गैर सरकारी सदस्य मतलब वह कोई भी सांसद हो सकता है, कोई भी क्या हो सकता है? संसद हो सकता है, कोई भी सांसद हो सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है। क्लियर चीजें? के द्वारा पेश किया जा रहा है तो क्या हो रहा है? वो गैर सरकारी विधेयक होता है। सरकार के द्वारा या मंत्री के द्वारा या मंत्री के समूह के द्वारा जो बिल प्रस्तुत किया जा रहा है वो क्या कहला रहा है? सरकारी बिल कहला रहा है। ठीक है, इस तरह के विधेयकों को करने से संबंधित दो प्रकार के विधेयक हो गए। एक सरकारी विधेयक हो गए जो किसके द्वारा हो रहा है? मंत्री या मंत्री परिषद या सरकार के द्वारा पेश किया जा रहा है। दूसरा विधेयक गैर सरकारी होता है या नॉन गवर्नमेंट बिल या प्राइवेट बिल होता है, जो किसी भी संसद सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, क्लियर चीज है ये? ठीक है, यद्यपि कानून का रूप लेने वाले अधिकांश विधेयक जो है वह उसकी प्रकृति कैसी होती है? वह सरकारी प्रकृति होती है, सरकारी विधेयक ही होते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक बहुत ही कम जो है विधि का रूप ले पाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी तक ऐसा सिचुएशन नहीं है, विधेयक का रूप लेते हैं। क्लियर चीज है ये? ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कुछ विधेयक देखिएगा। अब हम बात करते हैं विधेयकों के पेश करने और पारित करने की प्रक्रियाएं जो हैं अलग अलग होती हैं। इस आधार पर जो है विधेयक जो है वह 4 प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं? पहला साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक, चौथा जो है संविधान संशोधन विधेयक होता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं स्टूडेंट साधारण विधेयक के संदर्भ में हम देखेंगे, फिर हम दंड विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक एक एक करके हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम साधारण विधेयक की बात करते हैं। ऐसे विधेयक जो संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक या वित्त विधेयक नहीं होते हैं, ऐसे विधेयकों को हम क्या कहते हैं, साधारण विधेयक कहते हैं। क्लियर चीज है ये। अब समझेंगे कि एक साधारण विधेयक के संदर्भ में कानून बनाने की प्रक्रिया कैसी है, तो उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ही कोई विधायी प्रस्ताव सामने आता है, देखिएगा बिल बनने से पहले, विधेयक बनने से पहले जो है, पहले प्रस्ताव लाया जाता है। तो प्रस्ताव जो है संसद सदस्यों के द्वारा ही लाया जाता है। तो जैसे ही कोई विधायी प्रस्ताव सामने आता है, ठीक है, तो संबंधित मंत्रालय यह देखता है कि इसके विधि रूप में आने पर उसके राजनैतिक, प्रशासनिक, वित्तीय या अन्य क्या परिणाम हो सकते हैं। तो बिल को बनने से पहले बिल क्या होता है, प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है, संसद सदस्यों के द्वारा लाया जा सकता है, कोई भी हो सकता है, राज्यसभा के सांसद भी हो सकते हैं और लोकसभा के सांसद भी हो सकते हैं। क्लियर चीज है ये। तो जैसे ही कोई प्रस्ताव आता है, तो संबंधित मंत्रालय देखता है कि यह किस विषय का है, तो जो मंत्रालय उससे संबंधित होगा क्या करेगा, विधि के रूप में आने पर उसके राजनैतिक, प्रशासनिक और वित्तीय या क्या अन्य परिणाम हो सकते हैं, ठीक है, उन सभी पहलुओं पर क्या करता है, वह उसकी जांच करता है, ठीक है। यदि अन्य मंत्रालय और राज्य सरकारें भी उससे संबंधित है, तो उनका परामर्श उस पर लिया जाता है। क्लियर है। प्रस्ताव के विधि एवं संवैधानिक पहलुओं पर विधि मंत्रालय और भारत के महान न्यायवादी से भी परामर्श लिया जाता है, ठीक है। और प्रस्ताव के सभी पहलुओं की जांच करने के बाद उसके अनुमोदन के पश्चात विशेषज्ञ और अधिकारियों की सहायता से प्रस्ताव को विधेयक का रूप दिया जाता है। देखेंगे, प्रस्ताव के सभी पहलुओं की जांच करने के बाद अनुमोदन के पश्चात विशेषज्ञों और अधिकारियों की सहायता से प्रस्ताव को किसका रूप दिया जा रहा है, विधेयक का रूप दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद विधेयक को प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा परामर्श प्राप्त कर उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, ठीक है। प्रस्ताव पहले आता है, प्रस्ताव को क्या किया जाता है, विधेयक का रूप दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के विधेयक का निर्माण होता है, ठीक है। और सरकारी विधेयकों की दशा में संबंधित मंत्री द्वारा उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर है। किंतु अगर वह विधेयक धन विधेयक है या वो प्रथम श्रेणी का वित्त विधेयक है, तो केवल वह लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, ठीक है। लेकिन वह साधारण विधेयक है, तो वह किसी भी हाउस में क्या हो सकता है, पेश किया जा सकता है, ठीक है। हम यहाँ पर साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं। तो विधेयक को पेश करने से की अनुमति लेने के लिए सदस्य को 7 दिन की सूचना देनी होती है, जिस सदन में वह विधेयक पेश करना चाहता है या जिस विधेयक में उसे विधेयक पेश करना है, ठीक है। उस सदन से संबंधित सचिवालय को विधेयक की 2 प्रतियां उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। और सचिवालय द्वारा विधेयक के सभी पहलुओं को कार्यसूची में शामिल किया जाता है, ठीक है, जो संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा सुनिश्चित की गई हो, ठीक है। साधारणतया जिस दिन विधेयक पेश किया जाना है, उसे 2 दिन पूर्व विधेयक की प्रतियां सदस्यों को जो है वह उपलब्ध करा दी जाती हैं। क्लियर चीज है ये। तो समझेंगे इस चीजों को, विधेयक को प्रस्तुत करना, किस प्रकार से विधेयक का निर्माण हो रहा है, विधेयक को कैसे पेश करना है, इसके
आप इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्लियर चीज है ये? ठीक है। विधेयक के सदन में पेश किए जाने से लेकर उसके अनुमोदन तक प्रत्येक सदन में उसे 3 वाचन होते हैं, उस प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। ठीक है। तो किसी भी सदन में विधेयक को पेश किए जाने से लेकर उसके अनुमोदन तक प्रत्येक सदन में उसे 3 वाचन की प्रक्रियाओं से क्या हो रहा है, होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है। तो देखते हैं प्रथम वाचन में क्या होता है। देखिए प्रथम वाचन में जो है विधेयक को जो है सदन में पेश किया जाता है। क्या किया जाता है? यहाँ पर विधेयक को सदन में पेश किया जाता है। विधेयक को किसी सदन में, किसी भी सदन में जो पहली बार पेश किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम वाचन कहते हैं। ठीक है। और यह जो प्रथम द्वितीय और तृतीय वाचन होता है ना, दोनों हाउस में होते हैं ये। ठीक है। यह विधेयक का क्या होता है, प्रथम वाचन होता है। ठीक है। सामान्यतः इस अवस्था में विधेयक पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन विधेयक पेश करने के प्रस्ताव का यदि इस आधार पर विरोध होता है कि वह संसद के विधायी क्षमता से बाहर है, तो पीठासीन अधिकारी इस पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दे सकता है। क्लियर चीज है ये? ठीक है। उसके बाद विधेयक जो है द्वितीय वाचन में होता है, और यहाँ पर क्या होता है, विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। ठीक है। इन चरणों में क्या होता है, ये द्वितीय जो वाचन है उसको हम 3 चरणों में बांट कर पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो प्रथम चरण क्या होता है, अब क्या होता है देखिएगा, द्वितीय वाचन के प्रथम चरण में विधेयक पर जो है क्या हो रहा है, हाउस में चर्चा होती है। और अगर सदन चाहे तो विधेयक के सदन को प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है। ठीक है। अथवा विधेयक पर राय जाने के लिए उसे परिचालित कर सकता है। ठीक है। यहाँ पर सदन सीधे उस पर विचार कर सकता है। ठीक है। तो यह सदन की अधिकार है कि सदन उस पर चर्चा करना चाहता है या उसको किसी समिति को सौंपना चाहता है। ठीक है। द्वितीय चरण होता है, क्या होता है, यहाँ विधेयक अगर मान लीजिए सदन जो है विधेयक को जो है प्रवर समिति को सौंप दिया है या संयुक्त समिति को सौंप देता है, तो समितियां उस पर क्या करती हैं, विचार करती हैं। अगर विशेषज्ञों या सरकारी निकायों की इसमें मदद भी ले सकती हैं। ठीक है। विस्तृत तौर पर जांच और अध्ययन के पश्चात यदि समिति आवश्यक समझती है तो वह विधेयकों के संदर्भ में सदन को अपना प्रतिवेदन दे सकती है। तो ये तो हो गया, अगर सदन चाहता है कि भैया इस विधेयक को क्या कर सकते हैं, प्रवर समिति या संयुक्त समिति को दे देते हैं, संयुक्त अपनी समिति अपनी जांच पड़ताल कर देगी और अंत में क्या करेंगे, हमको प्रतिवेदन दे देगी, हम उस पर डिस्कस चर्चा कर लेंगे। पहली प्रक्रिया हो गया। दूसरी बात है द्वितीय चरण का, यदि विधेयक पर राय जानने के लिए सदन का करता है कि इसका जो चर्चा का जो प्रस्ताव हो सदन में ही रखा जाएगा, तो क्या होता है देखिएगा, यदि विधेयक पर राय जानने के लिए उसे परिचालित करने का प्रस्ताव अगर स्वीकृत होता है, तो उस सदन का सचिवालय सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र भेजकर उससे कहता है कि विधेयक से संबंधित स्थानीय निकाय, व्यक्तियों या संस्थाओं, समूहों की राय आमंत्रित करने के लिए अपने अपने राजपत्रों में उसे क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। ठीक है। इस प्रकार राज्यों के राय जानने की अवधि 3 महीने की अंतर्गत होती है। ठीक है। यहाँ पर पॉइंट नोट करेंगे, राय प्राप्त होने के पश्चात इस पर सदन क्या करता है, विचार करता है कि विधेयक को प्रवर या संयुक्त समिति के पास भेजा जाए। ठीक है। इस पर प्रवर समिति या संयुक्त समिति क्या करती है, अपना रिपोर्ट जो है सदन को प्रस्तुत करती है। ठीक है। तृतीय चरण में क्या होता है, जब प्रवर समिति या अपना रिपोर्ट या प्रस्तुत कर देती है, संयुक्त समिति अपना रिपोर्ट दे देती है,
तो उस रिपोर्ट पर क्या होता है, सदन में जो है विस्तृत चर्चा होती है। क्लियर चीज है ये। तो यहाँ पे तीसरे चरण में क्या हो रहा है, चर्चा हो रही है, ठीक है। चर्चा होने के बाद विधेयक जो है वह तृतीय वाचन में पहुंचता है, और यहाँ पर क्या होती है, तृतीय वाचन में जो है मतदान की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या होती है, मतदान की प्रक्रिया जो है यहाँ पर संपन्न होती है, और मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है, ठीक है। तो उपरोक्त तीनों वाचनों की प्रक्रिया से गुजरने के बाद विधेयक उस सदन से पारित या अस्वीकृत समझा जाता है, ठीक है, जिस सदन में विधेयक पेश किया गया हो। अगर सदस्यों ने क्या दिया, उस विधेयक पर अपना अनुमोदन कर दिया है, अगर वह साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे पारित माना जाता है और वह दूसरे सदन के लिए चला जाता है, ठीक है। जिस प्रवृत्ति का अगर विधेयक है उसी प्रवृत्ति से उसको पास होना पड़ेगा। साधारण बहुमत का है तो साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत का है तो 2/3 बहुमत से, और 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधान मंडलों की अनुमति का पर है तो उसको 2/3 मेजोरिटी से ही उसको हाउस में क्या होना होगा, पारित होना होगा। उसके पश्चात वह दूसरे सदन में भेजा जाता है, और दूसरे सदन में भी क्या हो रहा है, यही तीनों अवस्थाओं से होकर वहां गुजरना पड़ता है, ठीक है। दूसरा सदन जो है उस विधेयक पर निम्न दृष्टिकोण अपना सकता है, ठीक है। शॉर्ट्स में मैं आपको संक्षिप्त में यहाँ पर बता रहा हूं। पहला है, दूसरा सदन में अगर वह विधेयक पहुंच जाता है तो और विधेयक को पूर्णतः अस्वीकार कर सकता है। वह क्या कर सकता है, विधेयक पर क्या कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। अगर विधेयक को अस्वीकार कर देता है तो समझा जाएगा कि दोनों सदनों में क्या हो रहा है, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, ठीक है। पहला पॉइंट समझे। दूसरा पॉइंट क्या कर सकता है, वह विधेयक को क्या करेगा, उसी रूप में क्या करेगा, पारित कर देता है तो क्या माना जाएगा, यह पारित माना जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, यदि वह विधेयक को न तो क्या करता है, अस्वीकार करता है, न वो संशोधन की सिफारिश, ठीक है, आपने क्या करेगा वह, न तो अस्वीकार करता है ना ही संशोधन की सिफारिश करता है, अगर वह विधेयक को जो है अपने पास 6 महीने तक की अवधि तक क्या करता है, रोक कर रख देता है, तो समझा जाएगा क्या, दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर क्या है वह विधेयक पर क्या करता है, वह संशोधन की सिफारिश करता है, तो पहला सदन इसमें संशोधन करने को राजी हो जाता है तो विधेयक पारित माना जाएगा। अगर पहला सदन जो है संशोधन की सिफारिश को नहीं मानता है तो समझा जाएगा कि दोनों सदनों में क्या हो गया है, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, ठीक है। और अगर वह 6 महीने के लिए किसी विधेयक को अपने पास रोक कर रख लेता है दूसरा सदन, तब भी क्या माना जाता है, दोनों सदनों में क्या हो रहा है, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्लियर चीज है ये। इस स्थिति में क्या करना, अब क्या है, इस स्थिति में क्या है, अब इस स्थिति में जो है लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा, राष्ट्रपति को यह सूचना देता है कि यह जो विधेयक था वो क्या था, साधारण विधेयक का विषय था, और इस विषय में जो है दोनों सदनों में क्या हो रहा है, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो राष्ट्रपति को लगता है कि इस पर संयुक्त बैठक को बुलाना है, तो वह क्या करेगा, स्पीकर से परामर्श लेगा। स्पीकर के रिपोर्ट के आधार पर क्या कर सकता है, वह अनुच्छेद 108 का उपयोग करते हुए संयुक्त अधिवेशन को क्या कर सकता है, संसद का, वह बुला सकता है। और यह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्या करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इन संयुक्त बैठक में जो है, यहाँ पे लोकसभा के भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। इन संयुक्त बैठक में उस बिल को रखा जाता है। अगर वह साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो बिल को क्या माना जाता है, पारित माना जाएगा, ठीक है। भारत के संसदीय इतिहास में 3 विधेयक संयुक्त बैठक में पास किए गए हैं। पहला दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बैंक कर्मचारी सेवा आयोग विधेयक 1978 तथा आतंकवादी गतिविधियों से सुरक्षा संबंधी विधेयक
कोटा जिसको कहा गया 2002 के संदर्भ में, आप देखेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्लियर चीज है ये। अब दोनों सदनों के द्वारा कोई दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक जो है वह कहाँ पहुंच जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए पहुंच जाता है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 111 में उन विधेयकों पे जो है अपना 3 दृष्टिकोण अपना सकता है, जिसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 111 में की गई है। अगर राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपना अनुमति दे देता है तो अब जो अनुमति दे देगा तो क्या हो जाएगा, वह उस विधेयक को अनुमति दे देगा तो क्या होगा, पहला पॉइंट, वह क्या होगा, कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वह एक्ट बन जाएगा। दूसरा, अगर वह अनुमति नहीं देगा तो क्या होगा, विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, अगर वह विधेयक न तो अस्वीकार करता है, न ही अनुमति देता है, बल्कि वह विधेयक को सदन में पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, किंतु यदि सदन पुनर्विचार को संशोधित रूप से या बिना संशोधन के दूसरी बार उसे राष्ट्रपति को भेज देती है, तो राष्ट्रपति यहाँ पर अनुमति देने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। अब यहाँ पे रोकने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को नहीं है, राष्ट्रपति क्या होगा, वह अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। क्लियर चीजें। तो राष्ट्रपति उस पर संनिचर कर देगा तो क्या होगा, राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई, कानून बन जाएगा। अगर अनुमति नहीं देता है तो क्या होगा, वह विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा, यानी कानून का रूप नहीं ले पाता है। जनरली जो है राष्ट्रपति जो है वह विधेयक की अनुमति देता है, खासकर सरकारी विधेयक के संदर्भ में। गैर सरकारी विधेयकों की अनुमति देने से वह रोक सकता है, उसकी क्या है, यह मतलब वीटो पावर्स है ये। ठीक है, लेकिन अपने वीटो पावर का प्रयोग जो है सरकारी विधेयकों के संदर्भ में वह नहीं करता है, गैर सरकारी विधेयकों के बिल के संदर्भ में कर सकता है। ठीक है। तीसरा है, राष्ट्रपति किसी बिल को लंबे समय के अगर मान लीजिए कानून नहीं बनने देना चाहता है, तो कोई भी बिल हो, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उस पर क्या कर सकता है, वह साइलेंट हो सकता है। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता है, तो समझा जाएगा राष्ट्रपति ने क्या किया है, उस पर पॉकेट वीटो कर दिया है। क्लियर चीज है। तो राष्ट्रपति जो है ये तरीके अपना सकता है किसी बिल को पारित होने के संदर्भ में। लेकिन अगर किसी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है और पुनर्विचार करने के बाद या नहीं करने के बाद सदन पुनः राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो वह बिल को जो है राष्ट्रपति नहीं रोक सकेगा। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो यह तो हमने साधारण विधेयक के संदर्भ में पढ़ा। इसी प्रकार हम धन विधेयक के संदर्भ में देखते हैं। धन विधेयक के संदर्भ में चर्चा जो है वह आर्टिकल 110 में किया गया है। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय जो है कौन लेगा, कौन लेगा, स्पीकर लेता है, लोकसभा का अध्यक्ष रहता है। ठीक है, तो धन विधेयक और वित्त विधेयक के संदर्भ में देखेंगे संबंध है, यह फाइनेंस बिल है और यह मनी बिल है। आप देखेंगे सभी धन विधेयक जो है क्या है, वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ठीक है, कौन धन विधेयक वित्त विधेयक होगा, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। और ये पॉइंट्स है, इसके आधार पर स्पीकर तय करता है कि कौन सा बिल क्या है, धन विधेयक होगा या नहीं होगा। स्पीकर जो है एक बार जो है उस पर मनी बिल का टैग लगा देता है, तो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से वह बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, और लोकसभा में पारित होने के बाद वह बिल जो है राज्यसभा के पास चला जाता है, और राज्यसभा में यह बिल को राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक अपने पास रोक सकता है। ठीक है, 14 दिन से ज्यादा रोकने का अधिकार जो है राज्यसभा को नहीं है। 14 दिन का अगर समय बीत जाता है तो यह बिल को जो है पारित माना जाएगा। ठीक है, और यह बिल जो है राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है और कानून का रूप ले सकता है। ठीक है, राज्यसभा जो है इस बिल को ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकता। ठीक है, राज्यसभा इस बिल को पुनर्विचार के लिए दूसरे सदन में लौटा सकता है, लेकिन इस पुनर्विचार को मानने के लिए जो है लोकसभा बाध्य नहीं है। ठीक है, राज्यसभा का केवल यही है कि वह मैक्सिमम 14 दिन तक बिल को क्या कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, क्लियर चीज है ये। ठीक, तो मनी बिल के संदर्भ में सारी शक्तियां जो किसके पास है, लोकसभा के पास होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम देख रहे हैं वित्त विधेयक के संदर्भ में देखते हैं, अनुच्छेद 117 जो है वह वित्त विधेयक के संदर्भ में बताया गया है। ठीक है, तो साधारण वित्त विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जो राजस्व व्यय से संबंधित हो। ठीक है, तो वित्त विधेयक जो है
वह देखेंगे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो है वह कहाँ पेश किए जाते हैं, लोकसभा में पेश किए जाते हैं। बाकी सभी पास होने की प्रक्रियाएं वैसे ही हैं जैसे किसका है, साधारण विधेयक का होता है। क्या हो रहा है, साधारण विधेयक का होता है। क्लियर चीजें। राज्यसभा वित्त विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, संशोधन की सिफारिश कर सकती है। अगर इस पर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तो यहाँ पर संयुक्त बैठक भी बैठ सकता है। लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक, तो देखेंगे संविधान के भाग 20 में जो है अनुच्छेद 368 जो है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है यह, तो मतलब कहाँ कहाँ भारत के संविधान में कहाँ वर्णन है इसका, आर्टिकल 368 में। तो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। हमारे संविधान निर्माताओं लोगों ने क्या किया था, संविधान में अगर कुछ समय के साथ कुछ चीजें हैं जो ऐड करना पड़ जाए और कुछ अनावश्यक चीजें जो है समय के साथ जो है उसकी आवश्यकता ना हो, उसको निकाला जा सके, उसके लिए भारतीय संविधान में एक खिड़की दिया। उस खिड़की का नाम क्या है, संविधान संशोधन है, आर्टिकल 368 है। तो भारत का जो संसद है आर्टिकल 368 के तहत जो है वह संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रयोग करता है। और यहाँ पर जो है संविधान में संशोधन करने की जो है 3 प्रक्रियाएं बताए गए हैं। पहला साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत से संशोधन मतलब 2/3 बहुमत से संशोधन। ठीक है, और तीसरा जो है साधारण 2/3 बहुमत तो होना ही चाहिए संसद सदन में। इसके अलावा आधे से अधिक राज्यों का उस बिल में क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। कैसे, साधारण बहुमत का, राज्यों से क्या होना चाहिए, साधारण बहुमत का समर्थन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर चीजें। तो ऐसे बिल को लाया जाता है और सदन में रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बता रहा हूँ कि संविधान संशोधन करने वाला जो बिल है उसको दोनों ही सदन में उसे पास होना पड़ेगा। दोनों ही सदन में क्या होना पड़ेगा, उसको पास करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। किसी, चाहे वो विशेष बहुमत का हो चाहे वह साधारण बहुमत का हो, दोनों ही सदनों में अगर वह पारित होता है तभी पारित माना जाएगा और राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर संविधान संशोधन विधेयक है, जब तक दोनों सदनों से वह पास नहीं होता है और किसी भी सदन में उसे रोक दिया जाता है तो क्या कहा जाएगा, वह मतलब वहीं पर वह क्या हो जाएगा, वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर क्या होगा, अगर समाप्त हो जाएगा, मान लीजिए लोकसभा में यह जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है पास हो जाता है और राज्यसभा में यह फेल हो जाता है तो बिल वहीं पर समाप्त हो जाएगा। अगर राज्यसभा में लाया जाता है और राज्यसभा में पास हो जा रहा है और लोकसभा में फेल हो जाता है तो वहीं पे वह फेल हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के संदर्भ में यह है कि दोनों सदनों में उसे पास होना जरूरी है। ठीक है, तभी वह राष्ट्रपति के पास जाएगा कानून बनने के लिए। किसी भी एक सदन में यह रुक जाता है तो बिल वहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो यह जो था हमारा क्लास था आज का, संविधान का में कानून का निर्माण जो है कैसे हो रहा है। ठीक है, तो कानून का निर्माण कैसे हो रहा है, कानून का निर्माण जो होता है बिल से लाया जाता है। बिल किसके द्वारा लाया जाता है, संसद सदस्यों के द्वारा या सरकार के द्वारा लाया जा रहा है। ठीक है, पेश करने के आधार पर बिल कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार से हो गए, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सबके संदर्भ में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आप लोगों को आशा है कि क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, जल्द ही क्लास हम यूपीएससी आईएएस के लिए प्री और कम मेंस के क्लास ज्ञान आईएएस के प्लेटफॉर्म से ला रहे हैं। तो आप लोग क्लासेस को देखने के लिए, क्लास पढ़ने के लिए जो है ज्ञान आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल को आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको लाइक कीजिएगा। तो मेरे जितने भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। कैसे यूपीएससी की तैयारी करना है, कैसे पीएससी की तैयारी करना है, किन किन पुस्तकों का अध्ययन करना है, उसके संदर्भ में जो है समय समय पर मेरे द्वारा जो है आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से हमें आप लोगों के समक्ष जो है वो लेकर आऊंगा मैं आप लोग। ठीक है, तो कैसे यूपीएससी की तैयारी करना है, पीएससी की तैयारी करना है, कैसे अपना कंसंट्रेशन को बनाए रखना है,
तैयारी में क्या-क्या बाधाएं आती हैं, क्या समझने में क्या दिक्कत आती हैं, इस सभी पर जो है मैं आप लोगों का विस्तृत से चर्चा करूंगा। ठीक है, अगली क्लास में। लेकिन आप इस चैनल को, मेरे चैनल को, क्या ज्ञान आईएएस एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, जल्द ही मुख्य परीक्षा हेतु कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, इनका टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ हो रहा है। तो ठीक है, आप लोग जल्द से जल्द जो है ज्ञान आईएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑनलाइन क्लासेस के संदर्भ में, ऑफलाइन क्लासेस के संदर्भ में किसी प्रकार की इंक्वायरी आप लोगों को है तो आप बाई कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है व्हाट्सएप नंबर है, जो अंतिम वाला नंबर है, यहाँ से भी आप मैसेज करके आप सूचना ले सकते हैं। किसी स्टूडेंट्स को अगर कोई स्पेशल क्लासेस चाह रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो विज्ञान का विषय का हो, साइंस टेक का विषय हो, या इतिहास का हो, कॉन्स्टिट्यूशन का, इकोनॉमिक्स का हो, तो हमारी एक प्रशिक्षित टीम है, उसके माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, जो भी विषय के ऊपर आपको क्लास चाहिए, तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस पर विषय पर आप लोगों की क्लासेस उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को जरूर देखिए, वॉच कीजिए। ठीक है, और क्लास का लुत्फ उठाइए। ठीक है, धन्यवाद।